देखो रेपा का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो एनपीओ में हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है 11 किया था, ठीक है। तो मुझे याद है कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब इलास्ट्रेशन 9 करेंगे, ठीक है। 9, 10 और 12, 11 लास्ट दिन हो गया था और 8 को हम लोग लास्ट करते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 9 से। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, 10 स्पोर्ट्स Writers Club keeps the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2020। receipt payment account दिया हुआ है और हम लोग को पता है कि ये कैश बुक की तरह है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन जो मिला है, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, सैलरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय बैलेंस शीट। तो ठीक है, तो ये हम लोग को डिटेल्स दिया हुआ है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये क्लब का। अच्छा, उसके बाद दिया है फिगर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर फर्निश्ड एज फॉलोज, ठीक है। बाकी एसेट लायबिलिटीज के फिगर्स दिए हुए हैं। 31 मार्च 2019 का भी दिया हुआ है, 31 मार्च 2020 का भी दिया हुआ है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, outstanding for magazine and newspaper, fixed deposit, interest accrued, subscription receivable, prepaid expense, furniture, sports equipment और library books, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी the closing values of furniture and sports equipment are to be determined after charging depreciation 10% and 20%। अगर फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी क्लोजिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। फर्नीचर पे 10% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 20% इंक्लूसिव ऑफ द एडिशन। मतलब अगर कोई नया स्पोर्ट्स न्यू अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया है तो वो ऐड कर देना है, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ऐसा क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ड्यूरिंग द ईयर, अगर ड्यूरिंग द ईयर में कोई परचेज हुआ है तो एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस एडिशन वैल्यू जो भी आएगा उस पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल के एंड में लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू जो है रीवैल्यूएशन किया जाता है। गुड इवनिंग मैम। यहाँ पर देखो बोला है कि 31 मार्च 2000 और ये रिवैल्यूएशन इस बार भी हुआ है लाइब्रेरी बुक्स का और इसका वैल्यू निकल के आया है 5250। हम लोग को प्रिपेयर क्या क्या करने के लिए बोला है, बैलेंस शीट 31 मार्च 19 का, ठीक है। और बोल रहा है बैलेंस शीट 31 मार्च 20 का, यानी दो बैलेंस शीट बनेगा, ये ओपनिंग वाला, ये क्लोजिंग वाला। इसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो तीन चीज हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2019 और ये वाला इस बार हम लोग का जो है मेन क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कोई वर्किंग नहीं होगा। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे वर्किंग का पार्ट हो जाता है, बट इस केस में वो वर्किंग का पार्ट नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर में अलग से पूछ रखा है कि बताओ कितना होगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट का। तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, बैलेंस शीट as at 31 March 2019, ठीक है। अच्छा, और क्लब का नाम स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब। तो इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब, ठीक है। लाइबिलिटीज, एसेट्स। अच्छा, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहला बात है बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर, ये तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट का जो भी आइटम मिलेगा
पहला बात है कि यहाँ का जो भी आइटम है देखो कहाँ कहाँ जाएगा वो बता देता है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये हम लोग का क्या है, कैश है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन का अर्निंग के बारे में बताया है, तो ये हमारा पहला बात है कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। हाँ, अगर इसमें कोई एडवांस या आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है तो वो बैलेंस शीट पे जाता है, वो यहाँ देख के नहीं पता चलता है, ठीक है। मिसलेनियस इनकम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, सैलरी, रेंट, लाइब्रेरी बुक्स जो है ये बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो ड्यूरिंग द ईयर का परचेज है, मतलब किस साल का है। अभी तो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2019 का, ठीक है। अच्छा, मैगजीन न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ सकता है बैलेंस शीट में, बट ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये परचेज हुआ है तभी तो पेमेंट हुआ है, लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है क्योंकि ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 का है। तो हम लोगों को अगर 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट बनाना है तो ये रिसिप्ट पेमेंट से हमारा एक ही आइटम जाएगा, दैट इज कैश, ठीक है। ये वाला कैश 4820, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मेट के साथ मतलब थोड़ा फॉर्मेट मेंटेन करके कर लेते हैं तो एकदम एंड में हम लोग कैश लिख लेंगे, ठीक है, कैश 4820। बाकी कुछ भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से नहीं आने वाला। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है ये सारे इंफॉर्मेशन का ये कॉलम मत देखो, क्यों, क्योंकि ये 20 वाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग 31 मार्च 2019 का जो है बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 19 में जो भी डेटा है, ठीक है, क्या वो बैलेंस शीट रिलेटेड डेटा है, अगर है तो जरूर लिखेंगे। जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ऑब्वियसली बैलेंस शीट रिलेटेड डेटा है, करंट लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 710। अच्छा, इसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, ये भी लाइबिलिटी है, इधर आएगा करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग। 864 था शायद, हाँ। आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये भी आएगा, ये भी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग फॉर नहीं हाँ, ये भी लाइबिलिटी होगा क्योंकि मैगजीन न्यूज़पेपर हम लोग पेमेंट कॉलम में देखे थे। देखो मैगजीन न्यूज़पेपर ये लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पेमेंट दिखा रहा है, मतलब इन्होंने पेमेंट करना अपना ड्यू रखा होगा, ठीक है। तो मैगजीन न्यूज़पेपर जो है ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे मैगजीन न्यूज़पेपर आउटस्टैंडिंग। ये अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 226। अच्छा, अब फिक्स डिपॉजिट, क्या ये बैलेंस शीट का आइटम है? बिल्कुल, ये एसेट साइड में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसे एसेट साइड में हम लोग कहाँ लिखे, यहाँ फिक्स्ड एसेट सारे आ जाएंगे। इसके बाद लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, प्रोबेबली यहाँ ठीक रहेगा, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो ये नाम है इसका, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 20,000, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन मतलब इसी का बात हो रहा है, बोल रहे हैं कि एफडी पे इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है। तो मतलब इंटरेस्ट तो मिलेगा, एफडी कर रखे हैं, अभी तक इंटरेस्ट जो है एक्रू हुआ है बट मिला नहीं है, ठीक है, एक्रू हुआ है बट मिला नहीं है, मिलेगा तब जब ड्यू होगा, ठीक है। तो एक्रू जितना हुआ है वो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, करेंट एसेट में दिखाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में कि हमारा इतना इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है 500। एक्रूड का मतलब है कि ड्यू हो रहा है, लेकिन मतलब इतना अमाउंट एक्रू हो गया है, ड्यू डेट पे वो मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर 6 मंथ से, एक साल में इंटरेस्ट मिलता है, एक्रू का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लो 1 ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, ये जैन टू दिसंबर है किसी का जो है ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर को इस तरह से फॉलो करता है, मान लो अपने बिजनेस का जो ईयर है, ठीक है। अब उसका जो है जो एफडी क्या हुआ है उसका 1 ईयर मान लो कंप्लीट होगा,
नेक्स्ट ईयर मान लो उसने एफडी किया है यहाँ पर जून में, ठीक है, जून में किया है और ये 1 ईयर कंप्लीट होगा जुलाई में, इसका मतलब तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, एक्रू हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ड्यू होगा, तो जितना एक्रू होगा वो हमें दिखाना पड़ेगा रिसीवेबल होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रू करेंट एसेट ऑन एफडी 500। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये भी हमारा एसेट होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड क्या हम लोगों ने खर्चा, तो ये भी एसेट है, तो यहाँ पर आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 470, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, कैश 4820, और इसे भी थोड़ा सा गैप में लिखते हैं ताकि देखें 407, बाकी ठीक है, बाकी गैप ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, फर्नीचर, तो ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट होगा, फर्नीचर 9600, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये तो हमें क्लोजिंग बैलेंस ही बता रखा है सारे एसेट्स का, ठीक है, और लाइबिलिटीज का, करेंट एसेट का, करेंट लाइबिलिटी का, फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब जो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है अगर होगा तो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखा नहीं, सारे के सारे करेंट लाइबिलिटी ही दिखे, तो ये जो है ये 9600, इस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम में 9600 चार्ज करके ही बताया गया है। इसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7002, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये डेट देख के पता चलेगा, ये चार्ज किया हुआ है 31 मार्च 19, मतलब पूरे एक साल का एसेट का क्लोजिंग वैल्यू बता रहे, तो ऑलरेडी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। लाइब्रेरी बुक्स 5000, यहाँ पर लिखेंगे लाइब्रेरी बुक्स 5000, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका करेंगे हम लोग टोटल करके फंड निकाल लेंगे, कैपिटल 9600, 7200, ये हो जाएगा 25500, मतलब ये हो गया 1763 प्लस 417 प्लस 4820, 48800, ठीक है, ये आंसर निकल के आ रहा है 48800 माइनस 710 माइनस 864 माइनस 226, 47000 आ रहा है कैपिटल का, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। ये क्या निकल के आ गया, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्योंकि टोटल एसेट से करेंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे तो हमें कैपिटल फंड मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को बोला है प्रिपेयर करने के लिए इनकम, द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो यहाँ पर बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, एक साइड इनकम एक साइड एक्सपेंडिचर। रुपीज का 2 कॉलम बना लेंगे, एडजस्टमेंट अगर करना हो। अब इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे हम लोग, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को देखते हुए बनाएंगे, और अगर कोई एडजस्टमेंट हमारे लिए रिलेटेड है तो
पे हमें एडजस्टमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे सैलरी, ठीक है, पेमेंट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं सैलरी, तो सैलरी से रिलेटेड यहाँ पर एडजस्टमेंट मिलेगा, यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सैलरी लिख तो लेंगे लेकिन इसका एडजस्टमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज, लेकिन इसका हमें कैलकुलेशंस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं और वर्किंग नोट करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हम एक पेज रख देते हैं, दूसरा बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम दोनों तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वर्किंग नोट करके करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी, ठीक है, यहाँ पर सैलरी लिख देंगे। अब सैलरी का हम यहाँ पर ना मतलब जो है उतना फॉलो नहीं कर रहे, फॉर्मेट नॉर्मल टी शेप में बना रहे हैं। तो सैलरी का पहला एंट्री यहाँ पर सैलरी टू रिसिपिएंट पेमेंट, तो बेसिकली टू कैश या बैंक, रिसिप्ट पेमेंट को कैश या बैंक को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 12,000 का पेमेंट हुआ है। लेकिन इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारा सैलरी प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग था 710, ठीक है, और अभी का आउटस्टैंडिंग है 170, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये हम लोग का एक्सपेंस जो है बाकी है, तो ये लाइबिलिटी होगा बाई बैलेंस बीटी, ओपनिंग वाला इधर आ जाएगा, ओपनिंग है 710 टू बैलेंस सीटी, क्लोजिंग वाला इधर आ जाएगा 170, शायद ऐसा ही था 170। अब ऐड करते हैं, ऐड करके यहाँ बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा 12,170, और यहाँ पर आ जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, आई स्लैश ई लिख दिया मैंने, ऐसे करके समझ में आ जाएगा 12,170 माइनस 710, ये होता है पूरे अकाउंट्स को रीड करके समझ के करने का तरीका। 11,460 12,170, या फिर चाहो तो एक तो ये वर्किंग नोट पे फिर लिख दो, वर्किंग नोट लगा के कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा, या फिर और एक प्रोसेस भी कर सकते हो, ऐसे लिखो 12,000 पे किया है, लेकिन क्या ये पूरे करंट ड्यूरिंग द ईयर का है, अगर ड्यूरिंग द ईयर का इसमें नहीं है तो माइनस करेंगे। जैसे देखो 710 ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो जब सैलरी पे किया होगा तो पहला तो पहले का ड्यू कंप्लीट करो, तो 710 प्रीवियस ईयर का पे हुआ होगा तो वो हमें यहाँ से लेस कर देना चाहिए, और 170 इस साल का होना चाहिए था, खर्चा पे कर देना चाहिए था, बट हम लोगों ने पे नहीं किया तो बाकी दिख रहा है, लेकिन है तो इसी साल का खर्चा, तो यहाँ पर 170 ऐड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं, मैंने यहाँ ब्रैकेट देके लिखा है, उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है। लेकिन समझ के करना है, जो भी करना है, अगर तुम लोग रट के करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो गया 11,460, 11,460 होगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ लिखा नहीं वैसे ओपनिंग क्लोजिंग बोल के, तुम लोग अगर वैसा करना चाहते हो तो अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर उतना बार अलग अलग तरीके का करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा, बेसिकली ऐसे ही। और यही वाला अकाउंटिंग फॉर्मेट में भी होता है, देखो 12,000 में 170 ऐड, यहाँ भी देखो 12,000 में 170 ऐड, और ये वाला केस बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, सैलरी हो गया। अच्छा, हम लोग को इसके साथ साथ जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट फॉर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज ऐसे। अच्छा, अब जैसे देखो ये अभी हमें क्या करना है, जब भी हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को फॉलो करेंगे, लेकिन ये वाला हमारा अभी किसी काम का नहीं है, फिलहाल किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब बाद में अगर डेटा चाहिए होगा तो हम बताएंगे। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग ये 170 यही हमें कंसिडर करना है, और हम लोग को पता है कि जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है वो दो जगह पे पोस्ट होता है, क्योंकि उसका अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं हुआ होता है। तो एक तो हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग का लाइबिलिटी होता है, करेंट लाइबिलिटी, तो ये हमारे बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो साथ ही साथ लिख देंगे, तो हम लोग का दो एडजस्टमेंट जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 से। अच्छा, सैलरी के बाद है रेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या रेंट इलेक्ट्रिसिटी का भी एडजस्टमेंट है? हाँ है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका हम वर्किंग नोट बना देते हैं।
अगर वर्किंग नोट यूज करोगे तो फिर वर्किंग नोट का नंबर दे देना चाहिए, ठीक है। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका बोला है आउटस्टैंडिंग, तो ये खर्चा है, खर्चा बाकी रखा है तो लाइबिलिटी, तो ओपनिंग लाइबिलिटी इधर, ठीक है, और क्लोजिंग लाइबिलिटी यहाँ बाई बैलेंस बी टू बैलेंस सीट। ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। पे कितना किया है 7220, तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू कैश या बैंक, टू 7220 यहाँ पर बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर करके आ जाए 8193 863 7329, ठीक है, 7329 ये आंसर आ जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे 7329, और नॉर्मली जैसे करते हैं मैक्सिमम लोग, वैसे अगर करना चाहते हो तो 7220 पे हुआ, लेकिन क्या इसमें प्रीवियस या फ्यूचर ईयर का कुछ एडेड लेस कुछ है तो वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो रेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग था 864, तो जब पे हुआ है तो प्रीवियस वाला भी पे हुआ होगा, तो प्रीवियस वाले का पेमेंट यहाँ नहीं दिखाना है, तो लेस कर दो, ऐड कर दो 973 को, जो कि इस साल का बाकी रखा है लेकिन है इसी साल का खर्चा, और हमें पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर एक्चुअल बेसिस पे करता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस है तो दिखाओ, चाहे वो पेड मोड में है चाहे वो पेबल है, ठीक है। हो गया। अब क्या इसका, ये एक बार तो हमारा पुट हो गया, और एक बार कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 860। इसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक्स वैसे एसेट है, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स जो है देख सकते हो ये 5000, लास्ट टाइम मैंने बैलेंस शीट में भी लिखा था, बुक्स हमेशा एसेट होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स जो है, यहाँ पर जब हम लोग लाइब्रेरी बुक्स लिखेंगे ना, तो इसका कैसा प्रेजेंटेशन होगा, देखो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से चल रहे हैं, हमें मिला लाइब्रेरी बुक्स जो कि प्योरली बैलेंस शीट का आइटम है, और यहाँ पर इस साल हम लोगों ने 1000 का लाइब्रेरी बुक्स खरीदा है। क्या प्रीवियसली हमारे पास कोई लाइब्रेरी बुक्स था? हाँ, प्रीवियसली भी हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स था, कितने का, 5000 का। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि इसके आगे भी कुछ मतलब एसेट्स है, लाइब्रेरी बुक्स मैंने थर्ड नंबर पे यहाँ पर दिया था, तो यहाँ भी थर्ड नंबर पे दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, तो प्रीवियसली मेरे पास जो एसेट है वो तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो प्रीवियसली मेरे पास लाइब्रेरी बुक्स कितने का था, 5000 का था, ठीक है। और करेंटली जो मैंने लाइब्रेरी बुक्स परचेज किए हैं, एडिशन हुआ है, वो है 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिशन, ठीक है। एडिशन या न्यूली परचेज जैसा चाहो लिख सकते हो, 1000, तो टोटल लाइब्रेरी बुक्स बनेगा 6000, और इस पे डिप्रिशिएशन अगर चार्ज करना है तो करेंगे, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया भी था, ये देखो। और वैसे भी ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। वैसे लाइब्रेरी बुक्स का कोई हमें बोला नहीं है कि डेप्रिसिएशन लगाओ, बट बोला है कि बुक्स को रीवैल्यू किया जाता है। 31 मार्च 2020 को लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू निकल के आया है 5250, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हमारा आउटर कॉलम में लिखना चाहिए। ये देखो, जब हम लोग आउटर कॉलम में वैल्यू लिखेंगे, एक काम करते हैं हम, एसेट को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो ये मेरा एक रुपीस का कॉलम, यहाँ एक रुपीस का कॉलम। तो एक्चुअली लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू 31 मार्च 2020 को कितना निकल के आ रहा है, 5250। अब ये डेटा ये लोग चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे 5250, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं लिख के नीचे लैंग्वेज में दे रखा है, कोई बात नहीं, एक ही ट्रीटमेंट है, अगर यहाँ भी लिखे तो भी एक ही ट्रीटमेंट है। तो 5250 होगा पूरा, रीवैल्यू करके किया गया है, तो इसका मतलब जो हमारा फिक्स एसेट में बुक्स है उसका वैल्यू कम कर दिया गया है, कितने से, 5250, अगर 6000 की बुक्स का वैल्यू है तो 750 से इसे वैल्यू डाउन किया गया है, मतलब डेप्रिसिएशन लग गया है, बुक्स पुराना हो रहा है, ठीक है। जैसे ओल्ड बुक का प्राइस जो है वो कम होता है ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 750, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5250। तो 750 कैसे आया, ये गिवन था, इससे इसको बैलेंस कर दिया मैंने, ये डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर करके आया, ठीक है। ये 5250 लिख दिया। अब इसका इम्पैक्ट और एक जगह भी जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2
डिप्रिशिएशन ऑन लाइब्रेरी, इसका पूरा वर्किंग नोट चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाओ कैसे करके कैलकुलेट। अच्छा, लाइब्रेरी बुक्स के बाद कौन सा आइटम है, देखो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2172, इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मैगजीन एंड न्यूज, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, इसका वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तुम लोग पूरा पूरा लिख लो, मेरे जैसे ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग है 226 340, बिगिनिंग में 226 रुपीज बाकी था, क्लोजिंग में 340, तो बाई बैलेंस बीडी ये लाइबिलिटी बना हुआ था, क्लोजिंग में लाइबिलिटी बना टू बैलेंस सीडी, और जितना पेमेंट किया हम लोगों ने टू कैश या बैंक जो भी लिखो, तो वो है 2170, टोटल करते हैं 251, 2512 माइनस 226, तो ये हो गया 2286 बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 2286 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा मैगजीन एंड न्यूज, 2286, ठीक है। अब इसको चाहो तो प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मली करते हैं। 2172 का पेमेंट हुआ था, अब क्या इस पेमेंट में प्रीवियस ईयर का पेमेंट इंक्लूडेड है? 226 इंक्लूडेड है, तो 226 हटा दो, और करेंट ईयर का जो पेमेंट बाकी रह गया 340 वो ऐड कर, ठीक है, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो हम दोनों तरह से करते जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एक ही तरह से करके आना है जो ठीक लगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,270, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस का नहीं, इसका कुछ नहीं है शायद, सन्ड्री एक्सपेंसेस का हम देखा, हाँ है, ये रहा 417 और 620, लेकिन ये तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है बोलोगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बेसिकली है तो एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का ही प्रीपेड पार्ट होगा, ठीक है। अब इसको अलग से करो या फिर ऐसे करो, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, ये कौन सा वाला प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से पर्पस पे हुआ है वो तो हमें नहीं पता। यहाँ पर भी अलग से कोई खर्चा नहीं, जैसे सैलरी का तो अपना एडजस्टमेंट है, रेंट इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया हुआ था, मैगजीन न्यूज़पेपर नाम दिया हुआ था, सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी वो प्रीपेड एक्सपेंसेस इसी का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वाला बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस में प्रीपेड किया था हम लोगों ने, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एसेट होगा, प्रीपेड एसेट, तो एसेट टू बैलेंस पीडी यहाँ पर, और बाई बैलेंस सीडी। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है यहाँ पर 10,278, तो टू कैश 10,278। अच्छा, प्रीपेड देख लेते, प्रीपेड में हम लोग को यहाँ पर बोला है 417,620, 417,620, 10,695 माइनस 620, 1,075, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ये हो गया बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखना है 10,075। अच्छा, इसको भी तुम लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इतना पेमेंट किया गया है लेकिन प्रीवियस ईयर में प्रीपेड किया था 417। अब सुनो, यहाँ पर पॉइंट कैसे होगा, प्रीपेड किया था 19 में, मतलब वो 20 का खर्चा था तभी 19 में प्रीपेड किया था, मतलब अगर मुझे ड्यूरिंग द ईयर का सन्ड्री एक्सपेंसेस दिखाना है तो 417 इसी का पार्ट होगा, तो 417 इसी का पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रीपेड है 20 में जो प्रीपेड है वो तो 21 का होगा, तो 620 यहाँ से लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये एडजस्ट करने में भी यही वाला वैल्यू आएगा, ठीक है।
चेक करके देख लो बाद में। यहाँ पर फिर उसके बाद आ रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये अच्छा, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में भी देते हैं। जैसे देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने 2 बार एडजस्ट कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी 2 बार एडजस्ट कर दिया, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये भी 2 बार एडजस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ये सब तो अभी पॉइंट डील नहीं किया, ये पहले डील किया था। अभी हम लोगों ने जो पॉइंट डील किया प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा करंट एसेट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वाला जो है, मतलब 20 में जो प्रीपेड किया है 600 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। 1000 परचेस किए हैं इस साल, क्या प्रीवियसली कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था? हाँ 7200, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से कितना था 7200, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग। इस साल हम लोगों ने परचेस किया है, देखो 1000 का यहाँ पर दिख रहा है, एडिशन, एडिशन हुआ है 1000, तो टोटल बन रहा है 8200, लेस करेंगे इससे डेप्रिसिएशन जितना लगेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, वो नीचे बता रखा है डेप्रिसिएशन कितना होगा। डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर पे 10%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20%, तो इस पे 20%, तो 8200 का 20%, 1640, 6560, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें पता है कि हर एक एडजस्टमेंट 2 जगह जाना चाहिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये डेप्रिसिएशन एक बार बैलेंस शीट में इम्पैक्टफुल हुआ, एक बार यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाएगा हम लोग का 1640 है, 1640। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बाई बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग कैश है, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश 2450, चेक कर लेते हैं सही लिखा है ना, हाँ 2450। अब हम लोग इनकम साइड में चलते हैं, सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना है देखो 28,600, ठीक है, 28,600 हम यहाँ पर ब्रैकेट देके पहले दिखा देते, फिर वर्किंग नोट कर देंगे कैसे होगा। ये हमें टोटल इनकम हुआ है। अब सब्सक्रिप्शन का देखो इंफॉर्मेशन बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का 1263, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने रिसीव किया उसमें 1263 अगर इंक्लूडेड है, क्योंकि इंक्लूडेड तो होगा ही, क्योंकि प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग था, तो इस बार पहले ये ड्यू क्लियर होगा, उसी के बाद ही नेक्स्ट बात होगा। तो 1263 क्योंकि प्रीवियसली बाकी था, तो इस बार पे हुआ होगा, तो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस इनकम हमें यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं करना है। और करेंट ईयर का ये बाकी है, तो ये हमारा भले ही रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल तो है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये ऐड हो जाएगा 1575, ठीक है। अब इसका अकाउंट बनाओगे तो पता चल जाएगा 28,600 माइनस 1263 प्लस 1575, तो ये आंसर निकल के आ रहा है 28,912। हम अकाउंट भी बना देते हैं पर वर्किंग नोट नंबर 5, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर भी आउटस्टैंडिंग था, करेंट ईयर भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा एसेट है। तो प्रीवियस ईयर जो आउटस्टैंडिंग था वो है 1263 और करेंट ईयर में 1575, और जो रिसीव किया बाय कैश 28,600, तो 28,600 में ये ऐड हो जाए 30,170 माइनस 126 28,912 टू इनकम एंड
एक्सपेंडिचर, तो यही वाला है, देख सकते हो 28,912 यही वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट हमें बैलेंस शीट में देना पड़ेगा जो करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो एसेट्स में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या फिर हाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यही लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1575, जो इस साल का है 1575 हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, मिसलेनियस इनकम 700, और इससे रिलेटेड कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे बाई मिसलेनियस इनकम 7, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये इनकम है बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये चेक करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो एफडी हम लोग का कितने का था, ये देखो 20,000, तो 20,000 पे पूरे साल भर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट डेट वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2,000 होगा, ठीक है। 2,000 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, हाँ 2,000 ही मिला है, चलो सही है, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह हमारा फिर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, नहीं यहाँ पर देखो रिसिप्ट पेमेंट में बताया 2,000, तो जरूरी तो नहीं है कि इसमें करेंट ईयर का ही है, क्योंकि ये देखो इंटरेस्ट एक्रूड था ना, मतलब 500 पहले का एक्रूड था, मतलब हर साल कितना मिलना चाहिए 2,000, तो प्रीवियस ईयर 500 नहीं मिला था, तो प्रीवियस ईयर कितना मिला था 1,500, इस बार भी ना 1,500 ही मिला होगा, इसीलिए 500 जो है यहाँ पर बाकी दिख रहा है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये देखो 2,000 प्लस 500 माइनस 500, अगर ऐसे दिखाना चाहते हो तो भी 2,000 ही आएगा, लेकिन वर्किंग नोट करोगे तो इजीली समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे, तो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है तो एसेट है, कितने रुपए पे एक्रूड हुआ है 500, ठीक है ये। अच्छा, और ये ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट इधर हो जाएगा, इस पे भी एक्रूड 500 हुआ है, रिसीव कितना हुआ है बाई कैश, ठीक है, रिसीव हुआ है हम लोग का 2,000, तो 2,500 से 2,500 लेस कर देंगे तो 2,000 ही निकल के आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और वैसे भी अपना लॉजिक लगाओ कि अगर मेरा 20,000 का एफडी है 10% के हिसाब से, मेरे करंट ईयर का जो इनकम है वो तो मुझे एफडी मतलब इंटरेस्ट इनकम हमेशा 2,000 ही दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, बोल रहा है कि पहले 500 बाकी था, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने रिसीव किया 2,000, लेकिन उसमें से तो प्रीवियसली 500 बाकी था, ठीक है, तो मतलब इस साल हम लोगों ने 1,500 ही रिसीव किया, जबकि मिलना चाहिए था 2,000, तो इसका मतलब 500 फिर से बाकी है, जो यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और इसका हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दिया इस तरह से, ये तो कंप्लीशन है, अब यहाँ पर दिखा दिया, मतलब ये बोल रहा है, ये तो मैंने यहाँ लिख लिया है ना। अब जो एक्रूड इंटरेस्ट करेंट ईयर का है ये वाला, ये 500, इसका यहाँ पर एडजस्टमेंट लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, ये हो गया 500। अच्छा, अब बाकी तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये वाला सारा चेक करते हैं, लिख लिया है हम लोगों ने, आउटस्टैंडिंग रेट, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। अच्छा, एफडी नहीं लिखा, एफडी 20,000 का अभी भी है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है कि एफडी हम लोगों ने हटा दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड डिपोजिट विथ बैंक एट द रेट ऑफ 10%, फिक्स्ड डिपोजिट विथ बैंक एट द रेट ऑफ 10%, 20,000, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्रूड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन प्रीपेड फर्नीचर, फर्नीचर नहीं किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइब्रेरी बुक्स ये कर लिया, चलो फर्नीचर के लिए यहाँ जगह है, फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग के पास कितना था पहले से 9,600, ठीक है। अच्छा, और नया परचेज तो कुछ हुआ नहीं है इसमें, तो नहीं हुआ है, इस पे डिप्रिशिएशन लगा देंगे, फर्नीचर पे डिप्रिशिएशन बोल रखा है यहाँ पर ये 10%, ठीक है, तो लेस डिप्रिशिएशन 10%, 960, तो ये हो गया 8640, ठीक है 8640। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला
क्लोज करेंगे तो सरप्लस डिफिसिट पता चलेगा, उसके बाद ही जो है ये वाला बैलेंस शीट कंप्लीट कर देंगे। अच्छा चेक करते हैं, इधर ज्यादा है, ठीक है इधर ज्यादा है, टोटल करके देखो 11460 प्लस 7329 प्लस 750 प्लस 2286 प्लस 10075 प्लस 1640 33,540 लेस 2891 लेस 700 लेस 2000। तो देखो इधर ही डेफिसिट आ गया, कितना है 28,912 प्लस 2,700, ये आ रहा है 33,540। 33,540 11,460 7,329। ओ अच्छा, मैंने डेप्रिसिएशन ना एक रह गया मेरा, अभी अभी फर्नीचर का डेप्रिसिएशन किया ना, वो नहीं लिखा मैंने, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये बच गया। कोर्स इक्विपमेंट कर दिया, लाइब्रेरी बुक्स का भी कर दिया, और फर्नीचर का नहीं किया, 1 2 3 होना चाहिए था, तो 360 सॉरी 960 960 ये नहीं लिखा मैंने, 960 इसमें ऐड हो जाएगा, पहले 33,540 में 960 ऐड हो जाएगा तो 34,500 34,500 माइनस 2,700 माइनस 28,912 2888 बाई डेफिसिट बैलेंसिंग, ठीक है ये डेफिसिट आ गया। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल फंड लिख लेते हैं, प्रीवियस जो हम लोग का बैलेंस शीट बना है वहां से कैपिटल फंड लेस करेंगे, डेफिसिट 2888, कैपिटल फंड है 47,000, 44,112 44,112 और 340 सॉरी 340 170 170 प्लस 864। अच्छा इसमें एक शायद मेरा मिस हो चुका है, एक सेकंड, एक शायद मिस हो गया लग रहा है मुझे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग चेक कर लेते, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये शायद हम लिखते लिखते 340 आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज 300, टोटल हो गया 45,000। एक बार फिर से चेक कर लेते सही हो रहा है कि नहीं, टोटल 4,112 प्लस 340 प्लस 170 और रेंट इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं, रेंट इलेक्ट्रिसिटी 973। अच्छा सॉरी मैंने तो प्रीवियस वाला लिख दिया, तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं, मैंने ये वाला लिखना है ना हम लोग को, गलती से ये वाला लिख दिया 973 ऐड कर, तो यहाँ पर आ जाएगा 45,595। तो यहाँ पर चेक करते हैं सेम अमाउंट आ रहा है कि लिख दिया मैंने, चेक कर लेते हैं 2450 1575 620 500 20,000 25,250 माइनस 6,560 माइनस 8,640 जीरो आ जा रहा है, मतलब ठीक है। ओके तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने बोला है इलास्ट्रेशन 10। यहाँ पर हमें बोला है इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, तो इसका मतलब हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन में एक किया था, ठीक है। तो रिसिप्ट देख लेते हैं क्या क्या प्रिपेयर करने बोला। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस, ठीक है। तो पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। illustration 10 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा यूथ क्लब इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2020। अब इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी नॉर्मली यही ज्यादा बनता है। लिखेंगे रिसिप्ट इज इनकम पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मतलब हमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो देखना है, किसी भी पीरियड का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ देखो ये जो सब्सक्रिप्शन बना हुआ है ये हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, लेकिन ये 7,500 ये पूरा कैश इनफ्लो जो है, ये पूरा जो है, पहला बात है कि ये सिर्फ 20 का दिखा रहा है, दूसरे किसी टाइम पीरियड का अगर है तो वो एक्सक्लूडेड है, नहीं दिखा रहा है। दूसरा बात है कि इसमें आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो सकता है, प्रीपेड लेस है, तो हम लोग को तो कैश दिखाना है, तो हम लोग को जो है हमें ये देखना है कि हमारे कैश इनफ्लोस कितने हुए हैं, जो रिसीवेबल मोड पे है वो हमें यहाँ से एक्सक्लूड करना है, ठीक है, वो नहीं होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं ये टू बैलेंस बी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैश बुक जो है वो ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस से खत्म होगा। उसके बाद रिसिप्ट साइड में पहला आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब इसके लिए वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, बिना वर्किंग नोट बनाए कैलकुलेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट का जगह रख देंगे यहाँ पर। बेसिकली दो बैलेंस शीट लेकिन हमें चाहिए होगा, कैपिटल फंड भी बनाएंगे तो दो बैलेंस शीट चाहिए होगा, तो एक पेज में हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। पहला वर्किंग नोट बनेगा सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का देखो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर से क्या लिखेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये अमाउंट कितना है 7500, ये लिख दिया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशंस देखते हैं क्या बोला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2019 600, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में जो सब्सक्रिप्शन सॉरी ईयर के स्टार्टिंग में बाकी है, तो यहाँ पर हम लोग का टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 600। नेक्स्ट बोला है कि क्लोज, यहाँ पर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हम लोगों ने एडवांस लिया था 450 का, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, प्रीवियस ईयरली एडवांस लिया था तो वो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। बाकी था तो एसेट, और जो एडवांस लिया लाइबिलिटी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है। फिर एडवांस 2020 में भी हुआ है 270 का, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी टू बैलेंस सी 270 का, और यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पर वाई बैलेंस सीडी 750, ठीक है। ये वाला देख लो, बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट। अब टोटल करेंगे तो ये बैलेंस पे लेना है, ठीक है, जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाएगा, मतलब 600 प्लस 7500 प्लस 270, तो ये हो गया 15810। अमाउंट इंक्लूडेड हो गई 270 प्लस 7500 8370,
8370 माइनस 750 माइनस 450, तो 7170 ये क्या आएगा, ये बाई बैंक आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोगों के पास इतना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारा ये बाकी था प्रीवियसली, ठीक है, और प्रीवियसली ये एडवांस लिया हुआ था, लेकिन जो ये वाला बना हुआ है ना, ये सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि हम लोग के पास कैश इनफ्लो कितना हुआ है, तो कैश इनफ्लो कितना हुआ है, जो हम लोगों ने एडवांस ले रखा था वो भी कैश इनफ्लो। इस ये जो बाकी है ये हमारा कैश इनफ्लो नहीं होगा, इसीलिए अगर ये कैलकुलेशन देखोगे तो ये एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। ध्यान से देखो, इधर ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हमारा 600 प्रीवियसली बाकी था, तो इसका मतलब इस साल वो मिला होगा, तभी तो 7500 में इंक्लूडेड है। तो देखो ये सब प्लस होते जा रहा है, ठीक है, और ये माइनस हो जा रहा है, और ये भी हमारा माइनस हो जा रहा है। जो भी हम लोग बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा। तो ये 7170 हम लोग इसको दिखा देंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। 7170 इसको वर्किंग नोट 1 से हम लोगों ने लिया है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस 250, अब इस पे कोई एडजस्टमेंट लगेगा कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस 250 जो होता है, क्या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है नीचे? नहीं, सब्सक्रिप्शन है ये वाला देखो, जो भी था इंफॉर्मेशन। फिलहाल रिसिप्ट पेमेंट के लिए हम लोग का काम हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है, ठीक है, इतना इतना जनरल एक्सपेंसेस बोला है, ये कुछ ऑडिट फीस वगैरह बोला है, और हम लोगों का क्लब ओन्ड इन फ्री होल्ड लीज ग्राउंड वैल्यू 10,000, क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 Jan 2000। ये नीचे देख लेते हैं क्या बोल रखा है, नीचे कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं। 2020 valued at 2600 at the year of at the end of the year after depreciation equipment बना है 2700। In 2019 the club has raised a bank loan of 2000, this was outstanding throughout 2020। on 31st December 2020 cash in hand amount to 1600। मतलब एंट्रेंस फीस से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब एंट्रेंस फीस जितना यहाँ दिख रहा है उतना पूरा का पूरा कैश रिसीव हुआ है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंट्रेंस फीस हो जाएगा हम लोग का 250। पहले हम रिसिप्ट पेमेंट बना लेंगे, उसके बाद ही बाकी बनाएंगे। फिर बोल रहे कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, तो अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पर भी इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये लिख दो टू कंट्रीब्यूशन, मतलब अर्निंग हुआ है क्लब का, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, तो ये हो गया 1000, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट, ठीक है, इसका भी हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट नहीं देखा, मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है उतना पूरे का पूरा हमारा रिसिप्ट हो चुका है, मतलब कैश इनफ्लो हो चुका है। स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट 750, ठीक है। अच्छा, अब इधर चलते हैं, सैलरी सैलरी है, सैलरी का हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि इस पे नोट था, तो यहाँ पर बाई सैलरी लिख लेते हैं, सैलरी का एडजस्टमेंट। अच्छा, सैलरी का यहाँ पर जगह रख देते हैं। जनरल एक्सपेंस इस पे भी था, तो इसका भी नोट बनेगा, यहाँ पर लिख देते हैं बाई जनरल एक्सपेंस, ये भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस इस पे भी हम लोग का कैलकुलेशन होगा। सेक्रेटरी ऑनरेरियम बाई ऑडिट फीस, ये सबका नोट बनेगा, ठीक है, ये सबका नोट बनेगा ऑडिट फीस। फिर हो जाएगा बाई सेक्रेटरी ऑनरेरियम, इस पे कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, सेक्रेटरी ऑनरेरियम 1000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी डायरेक्टली लिख लो, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो 450। इसके बाद है एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो बाई एनुअल डिनर एक्सपेंस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी डायरेक्टली लिख लिया। इतने का कैश आउटफ्लो हुआ है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, तो ये भी डायरेक्टली लिख देंगे 150। और डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये कोई कैश एक्सपेंसेस नहीं होता है, नॉन कैश होता है। सरप्लस भी यहाँ नहीं आएगा, वो तो इसका पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पर नीचे थोड़ा लिखते हैं, अगर कुछ बचेगा तो लिख लेंगे, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। क्लोजिंग कैश बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर से जो भी करना था कर लिया, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट भी मैंने डील कर लिया, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 2020 were respectively 400 and 450 salary outstanding at the beginning and end of 2020, ये बता रहा है। चलो सैलरी का हम लोग क्या करते हैं, सैलरी का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी। तो सैलरी यहाँ पर 2020 बिगिनिंग में बाकी था 400, तो बिगिनिंग में 2 लाइबिलिटी होगा ना, सैलरी है एक्सपेंसेस है, बाई बैलेंस बीडी 400 टू बैलेंस सीडी 450। सैलरी पे सैलरी का इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा, इंक्रीज सैलरी जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये देखो ये रीड करने से भी समझ में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 4750, ठीक है। तो प्रीवियसली बाकी था 400 और करेंट ईयर का हमारा 4750 होना चाहिए एक्सपेंस, और प्रीवियसली बाकी था 400, तो टोटल एक्सपेंसेस 5150, जिसमें से अभी भी 450 बाकी है बोल रहा है, बाकी इसका मतलब पेमेंट हो गया, ठीक है। जब हम लोग रिसिप्ट पेमेंट के लिए करेंगे तब तो ऐसे सोचेंगे ना, ये 400 पहले से बाकी था, ठीक है, ये 4750 ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है, तो टोटल खर्चा इतना बन रहा है अभी तक का, जिसमें से अभी बोल रहा है बाकी सिर्फ 450 है, तो बाकी पे हो गया होगा, बाकी कितना आया 4700, तो सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4700। अच्छा अब जनरल एक्सपेंसेस का पढ़ लेते हैं। जनरल एक्सपेंसेस का क्या बोला था, यहाँ पर तो दिख रहा है 500, यहाँ क्या बोला है देखो, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस में 60 रुपीज का प्रीपेड किया हुआ है, तो देखो प्रीपेड किया हुआ है तो मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है, तो बेसिकली वो ऐड हो जाना चाहिए कि जो भी एक्सपेंसेस पे हुआ है, और अगर चाहो तो हम वर्किंग नोट बना सकते हैं, यहाँ पर हो गया जनरल एक्सपेंस, ठीक है। एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना सारा नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब बहुत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो वर्किंग बना दो या तो वहां पर लिख दो, ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए हेल्प हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में बोल रखा है 500, ये ड्यूरिंग द ईयर का, ड्यूरिंग द ईयर का जनरल एक्सपेंसेस है 500, मतलब ये इस साल का खर्चा है, और इसी साल हम लोगों ने प्रीपेड भी कर रखा है, तो प्रीपेड 60 है, प्रीपेड एसेट होता है, तो ओपनिंग एसेट इधर, ठीक है, ओपनिंग एसेट इधर हो जाएगा, सॉरी इधर हो जाएगा, ये तो डेबिट साइड है, ओपनिंग एसेट इधर हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट इधर होगा, तो बाई बैलेंस सीडी प्रीपेड, प्रीपेड कितना किया है 60, ठीक है, 60 प्रीपेड किया है, तो 560 इधर हो जाएगा टू कैश, मतलब टोटल 560 का जनरल एक्सपेंसेस पे किया गया है, जिसमें से 60 रुपीज प्रीपेड है, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर 60 एक्सक्लूड करके दिखा रहा है, लेकिन हमारा रिसिप्ट पेमेंट में हमें 560 दिखाना चाहिए, तो जनरल एक्सपेंसेस में हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे 560। अब वर्किंग नोट 3 बोल के लिख के भी दिखा दो, या फिर अगर चाहो तो 500 प्लस प्रीपेड करके दिखा दो, बट प्रीपेड का लॉजिक समझना चाहिए, ये नहीं तो सोचोगे कि वहां तुम लोग लेस कर रहे थे यहाँ क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कंसेप्ट अलग है। वहां अगर हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होता है तो रिसिप्ट पेमेंट हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में, तब हमें ये दिया हुआ रहता है, तो हम लोग प्रीपेड लेस करते हैं, क्योंकि हम लोग ये बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होते हैं। और जब हमें इनकम एक्सपेंडिचर से जो है कैश सॉरी रिसिप्ट पेमेंट में जाना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जनरल एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों ने टोटल कितना पे किया, चाहे किसी भी टाइम पीरियड का हो, तो ये 560 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस के बाद कौन सा वाला पॉइंट आता है, ऑडिट, ठीक है, ऑडिट का भी वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर ऑडिट फी बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर का ऑडिट फी जो है वो है हम लोग का 250, ड्यूरिंग द ईयर का ऑडिट फी है 250। ऑडिट फी के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो कुछ ऐसा है कि ऑडिट फी फॉर 2020 इज येट अनपेड, ठीक है, ऑडिट फी जो है
वो 2020 का अभी भी आउटस्टैंडिंग ही रखा है इन्होंने, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग 2020 ऑडिट फी फॉर 2019 was paid। बोल रहे 2020 का ऑडिट फी तो बाकी रखा है, ये 2020 चल रहा है, 2020 का ऑडिट फी बाकी रखा है। और बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट फी इस साल पे हुआ है, मतलब 2019 का भी फिर बाकी रहा होगा। तो इसका मतलब 2019 का यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बी, लाइबिलिटी होगा, बाकी था तभी तो पे हुआ, कितना बाकी रहा होगा 200, जो कि इस साल पे हुआ। इस साल भी ऑडिट फी जो है बाकी रखा गया है, ठीक है। तो इस साल का ऑडिट फी भी बाकी रखा गया है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, करेंट ईयर का ऑडिट फी भी बाकी है। अच्छा, तो करेंट ईयर का ऑडिट फी कितना बाकी है हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2019 का हमें बताया था 200, जो कि इस साल पे हुआ है ये भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टू कैश बोल के कितना आएगा 200, क्योंकि इस साल ऑडिट फी में सिर्फ 19 का ही पे हुआ है। कैसे पता चल रहा है, एक तो बता रहा है 19 का पे हुआ है, दूसरा बोल रहा है कि 20 का पूरा बाकी है, तो सिर्फ 19 का ही पे हुआ है। तो 19 का कितना था 200, तो वो पे हुआ, ठीक है, वो पे हुआ है, जो ये बाकी था वो पे हो गया। और ये 250 जो है ये हम लोग का जैसा है वैसा बाकी रह गया। तो 250 जो इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब 450 और 450, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। ये हम लोग का चला जाएगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ऑडिट पे हम लोग का हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 2009 ऑडिट फीस फॉर, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते 2019 का पूरा पे हो गया, 2020 का पूरा बाकी रह गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो मुझे लगता है मैंने सारा चीज लिख लिया है लगभग। अच्छा, और देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ऑडिट फी हो गया, क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू 10,000, क्लब ने एक 10,000 रुपीज का जो है फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड लिया है। अच्छा, द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन फर्स्ट जन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 2,600 एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन दैट इक्विपमेंट अमाउंट टू 2,700। अब ये कैसे पॉसिबल है, पहले था 2,600, डिप्रिसिएशन के बाद तो रिड्यूस होना चाहिए, बट बोल रहा है कि 2,700 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसका मतलब कंफर्म ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ परचेस हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना लेते हैं इसके साथ साथ, वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वाला सोच रहे हो कि ये मैंने क्यों, सॉरी ये वाला देखो, यहाँ पर क्लब ओन्ड मतलब इनके पास पहले से ही है खुद का, ये हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां दिखा देंगे 10,000 लीज, फ्री होल्ड लीज है 10,000 का, ये कोई खरीदा वरीदा नहीं है इस साल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले कितना था, एसेट है तो टू बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले था 2,600 स्टार्टिंग में, ठीक है। डिप्रिसिएशन लगने के बाद ये बना 2,700, बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डिप्रिसिएशन लगेगा तो कम होना चाहिए, ठीक है। और डिप्रिसिएशन कितना लगा है उसके लिए हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए। ये देखो डिप्रिसिएशन 300 लगा है, तो बाई डिप्रिसिएशन 300, एक ही डेप्रिशिएबल एसेट है, तो 2,600 का एसेट अगर 300 से डेप्रिशिएट हो चुका है तो वैल्यू 2,300 होना चाहिए, बट दिख रहा है 2,700, मतलब इससे ये प्रूव होता है कि 400 का न्यू परचेस हुआ है। बाकी बैलेंस करोगे तो भी मिल जाएगा, टू कैश बोल के यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, परचेस ऑफ एसेट मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहाँ पर 3,000, यहाँ भी 3,000, तो ये कैश जो है ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 400, ठीक है। ये हमें वर्किंग नोट नंबर कितने से मिला, 5, वर्किंग नोट नंबर 5 से मिला, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का सबका हम लोगों ने वर्किंग नोट बना लिया, इसका भी बन गया, ठीक है। सैलरी का भी बना लिया हम लोगों ने, जनरल एक्सपेंसेस का बना लिया, ऑडिट फीस का बना लिया, ठीक है। कुछ भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने ऐसा नहीं कि वर्किंग नोट नहीं किया है, बाकी जो भी बनाओगे अकाउंट मतलब बैलेंस शीट वगैरह सब में वो काम आएगा। क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड वैल्यू, ये तो बता रहा है इनके पास ऐसा है कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कर लिया, अब बोल रहा है कि बैंक लोन लिया है तो वो तो फिर लाइबिलिटी में चला जाएगा। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2020, मतलब बैंक लोन जो लिया गया था 19 में, ये देखो 19 में लिया गया था वो 20 तक बाकी, मतलब 19 में भी बैंक लोन 2,000, 20 में भी बैंक लोन 2,000, ठीक है।
कैश इन हैंड क्लोजिंग दिख रहा है 1600, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस शीट कैश इन हैंड 1600, ताकि मेरा जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वो पूरा बन जाए। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल करते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, 4700 प्लस ये हो गया ऑडिट फीस 200। हाँ हाँ बोलिए। ऑडिट फीस तो 250 হবে না? ऑडिट फीस টা 250 না, অডিট ফিসটা 200ই হবে। এই দেখো অডিট ফিসটা কি বলেছে, কোথায় চলে গেল অডিট ফিসটা, এই দেখো অডিট ফিসটা বলেছে কি অডিট ফিস ফর 2020 ইজ ইয়েট আনপেড, মানে 2020 পুরো অডিট ফিসটাই হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং আছে। ঠিক আছে, আর 2020 তে 19 এর অডিট ফি পে হয়েছে যেটা হচ্ছে 200। এবার যদি আমরা ওয়ার্কিং নোটটাতে যাই তাহলে দেখো এখানে অডিট ফি আমার যদি আমি যদি ওয়ার্কিং নোট নাও করি তাহলেও কি বোঝা যাচ্ছে কি 2020 পুরো বাকি 19 এর পে হচ্ছে, তাহলে আমরা তো ক্যাশ বুক বানাচ্ছি, তাহলে ক্যাশ বুকে ক্যাশের আউটফ্লো কতটা হবে, যেহেতু অডিট একটা এক্সপেন্স, তাহলে অডিট ফি পে করলে মানে ক্যাশ আউটফ্লো কতটা হবে, আমার 200ই আউটফ্লো হবে, কারণ আমি 200ই এবারে অডিট ফি পে করেছি আর কিছু পে করিনি। এবারে অ্যাকাউন্টে ওটা কিভাবে এলো, এই দেখো এখানে 200 আমি পে করেছি। ঠিক আছে, তাহলে অডিট ফিস টু ক্যাশ। ঠিক আছে, কিন্তু এটা কোন কোন ইয়ারের, এটা 2019। আচ্ছা, এই যে বাই ইনকাম এক্সপেন্ডিচার দেখাচ্ছি এটা 2020, আর এটা পুরোটাই বাকি আছে। এটা যদি বাকি না থাকতো তাহলে এখানে এটা অ্যাড হয়ে যেত। এটা কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে পুরোটাই বাকি, সেই জন্য এটাই আমি দেখো দেখিয়েছি। এটা আমার লাইবিলিটি, ক্লোজিং লাইবিলিটি, আর এটা ওপেনিং লাইবিলিটি। এই ওপেনিং লাইবিলিটি ছিল বলেই তো এইবারে এটা আমার কি হয়েছে, পে হয়েছে। ঠিক আছে, সেই কারণে অডিট ফিটা আমার 250 হবে না, এটা ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে 250 দিবে, মানে এইবারের এক্সপেন্স। ঠিক আছে, এইবারের অডিট ফিস এর খরচা 250, যেটা পুরোটাই বাকি আছে। বোঝাতে পারলাম? ওকে ম্যাম। না বলো, কোনো ডাউট থাকলে বলো। ওকে নয়, তোমার যদি মনে হচ্ছে কোনো ডাউট আছে বলো, আমি আরেকবার বলো, কোনো অসুবিধা নেই। কোনখানটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে বলো। ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ক্লিয়ার আছে? না অসুবিধা হলে আমি বলে দেবো, কোনো একটা যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে ততক্ষণ। 4700, 560, 200 or 1000, 1200, 450 or 1500, 150 और ये हो गया 2000 मिला 10 560, 10 560। अब इससे हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा मिल जाएगा अगर कुछ है तो। अगर नहीं है तो जीरो भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओपनिंग कैश बैलेंस होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी है। देख लेते हैं, अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो 250, 1000, 750, 1390 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 1390। ठीक है, 1390 बन गया, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बन गया। और जो मैंने अभी मेहनत कर लिया ना वर्किंग नोट बनाने का, आप देखो इससे कितना फास्ट फास्ट बैलेंस शीट बन जाएगा। तो जब भी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना हो, ठीक है, लेकिन हमें ओपनिंग तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड नहीं है क्वेश्चन में, अगर होता तो नहीं बनाना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 का हम लोग, ये हमारा करेंट ईयर का है, ये बनेगा, इसके लिए हम जगह रख लाइबिलिटी और एसेट, ये यहाँ पर बना लेते हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट को एक काम करते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट के जगह पर अभी तो ये हमें बोला नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस शीट को हमारे मेन क्वेश्चन का आंसर करने नहीं बोला है। ठीक है, बैलेंस शीट जो है एंड ऑफ द ईयर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट बन जाएगा एज ऑन 31 दिसंबर 19 का हम लोग बनाएंगे, ताकि हमें मिल जाए हम लोग का कैपिटल फंड। ठीक है, लाइबिलिटी एसेट। चलो देखते हैं ओपनिंग क्या क्या है। अब देखो एक आसान तरीका है, ये जो वर्किंग नोट दिख रहा है ना, इससे बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो। जैसे ये ओपनिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये ओपनिंग है, इधर कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं, यहाँ कुछ ओपनिंग है ही नहीं। चलो
यहाँ ओपनिंग है, ये देखो यहाँ पर भी ओपनिंग है, तो हम लोग ये सारी चीजों को यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर वहां से पढ़ के लिखना पड़ेगा, एक ही बात है। तो ये देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, तो यहाँ पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वहां मिल गया ना, हम वहां से देख देख के लिख आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसीलिए मैंने वर्किंग नोट बनाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये देखो 600, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसमें हम उतना फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, ये वर्किंग है ना, इसमें एडवांस कितना किया था 450, ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, तो सिर्फ ओपनिंग देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग ये रहा 400, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 400, पहले यहाँ से लिख लेते हैं, बाकी और जो जरूरत हो तो बाकी जगह से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ ओपनिंग वाला ना नहीं था, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस रहा है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट 200, अच्छा यहाँ पर देखते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था पहले से 2600, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600, ठीक है, अभी जितना कुछ यहाँ से मिला लिख लिया, बाकी देखते हैं, एक बोला था कि इनके पास प्री होल्ड अपना है 10,000 प्री होल्ड लीज ग्राउंड, ठीक है, तो ये ऐसे पर लिख लेते हैं प्री होल्ड ग्राउंड 10,000 रुपीज का, तो ये रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? अच्छा उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने लिख लिया, फ्री होल्ड ग्राउंड लिख लिया, ये लोन लोन लिया था इन्होंने 2000 का, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लोन ले रखा है 2000 रुपीज का, और यहाँ पर कैश ओपनिंग कैश जो बैलेंस आया 1390, तो हो गया बस, और तो कुछ नहीं आएगा, चेक करके देख सकते हो तुम लोग, और क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर अकाउंट तो बनाया था ना मैंने, सारी वर्किंग नोट में ही सारी चीज को जो है यहाँ पर दिखा दिया मैंने, फिर भी अगर तुम लोग तसल्ली के लिए देखना चाहो 19 वाला 600 चेक करके देखो कॉपी में लिख लिया है, 19 वाला 450 चेक करके देखो कॉपी में लिख लिया, ये तो नहीं लिखेंगे, ये 20 में जाएगा, ठीक है। अच्छा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग सैलरी वाला ये देखो 400, फिर से पढ़ के लिखोगे कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर है वहां से हम लोग देख के लिख सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेस का प्रीपेड इसी साल का था, ऑडिट फीस का ये देखो 19 का बाकी था, ठीक है, ये सब लिख लिया, अब हम लोग अपना कैपिटल फंड यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, तो कैपिटल फंड का टोटल कर लेते हैं कितना आ जाएगा, टोटल करने से मिल जाएगा 1390, अच्छा ये हो गया 10,000, ये हो गया 13,200, 14,590 माइनस 850 माइनस 200 माइनस 2000, तो ये हो गया 11,540 कैपिटल, ठीक है, तो कहाँ लिखे कहाँ लिखे कैपिटल फंड, 11,540, बट दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है 14,509, 11,540 ये कैपिटल फंड हमें बैलेंस करके मिल गया, अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कैपिटल फंड 11,540, ठीक है, और इस पे हम लोग सरप्लस को ऐड करेंगे, ये देखो सरप्लस क्यों ऐड कर रहे हैं, यहाँ देखो ना इनकम एक्सपेंडिचर बना हुआ ना, सरप्लस दिख रहा है 600, तो ये लिख लेते हैं सरप्लस 600, तो टोटल करके 0 4 11 2 1 12,140, अब हमें लिखना क्या क्या है बाकी, फिर से यहाँ पर देखो, ये देखो ये जो बना हुआ है इसमें जितने भी नीचे के टू बैलेंस और बाई बैलेंस है, ये सब हम लोग का जो है, जैसे कि ये वाला, ये सब हम लोग के बैलेंस शीट का पोर्शन में जाएगा, ये और ये वाला, ठीक है, यहाँ से इतना हम लोग लिख ही सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस दोनों है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तभी एसेट साइड होगा, तो आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट यहाँ से ही देख के लिख लेंगे, ये देखो 750, ये क्या है, ये इसका ऑपोजिट है, मतलब एसेट है, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग 750 और उधर एडवांस 270 जाएगा, ठीक है 270, अच्छा नेक्स्ट कौन सा वाला वर्किंग नोट था, सैलरी, ये यहाँ पर दिख रहा है, तो सैलरी इतना बाकी था
इतना पे हुआ है, इस करंट ईयर का इतना है, तो इतना अभी भी बाकी है, ठीक है। तो 450 बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। और तो नीचे कुछ टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी कुछ नहीं। इधर देखो है जनरल एक्सपेंसेस, ये इधर है। तो एक्सपेंसेस का हमारा ये एसेट साइड होता है, इसका ऑपोजिट एसेट, ये लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारा करंट ईयर में जो है 60 रुपीज जो है प्रीपेड किया गया है, तो ये एसेट प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। हमें अकाउंट रीड करने अच्छे से आना चाहिए, तभी ना हम लोग बनेंगे अकाउंटेंट, है ना। तो यहाँ पर ये देख के समझ में आना चाहिए 60 क्या, ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं समझ में आता, ये रीड करने आएगा तभी ना कुछ हम लोग सीखे हैं। ये देख के पता चलना चाहिए 60 हमें क्या रिप्रेजेंट कर। ऑडिट फीस यहाँ पर देखो बोल रहा है टू बैलेंस सीडी, तो ऑडिट फीस का ये क्या है, ये इधर जो है क्रेडिट, ये फिर ओपनिंग क्रेडिट, ये क्लोजिंग क्रेडिट, इसका ऑपोजिट मतलब लाइबिलिटी। ऑडिट फीस बाकी है, क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा भी था, पूरे 250 रुपीज ऑडिट फीस का बाकी है। तो यहाँ पर हो गया आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 2050 का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोजिंग में है 2700, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब इसको चाहो तो इसको थोड़ा सा जो है प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था हमारे पास 2600 का, फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज किया 300 का, बचना चाहिए था 2300 का, बट हम लोगों का परचेस हुआ होगा एडिशन, तभी जाके ये 2300 2700 बन गया है। 400 का परचेस हुआ है, और ये कहाँ पर किया है मैंने अभी यहाँ पर करके दिखाया। इसी चीज को हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन करके लिख देंगे, ठीक है। तो अभी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का वर्किंग नोट बनाया था उससे तो लिख दिया, और क्या लिखेंगे, फ्री होल्ड इनका जो प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड ग्राउंड, ये रहेगा 10,000। अच्छा, एक लोन लिया था जो कि बोला गया है, देखो लोन जो है 20 में भी एज इट इज बाकी है, ये देखो लोन जो है 20 में भी एज इट इज बाकी है, ठीक है। 2000 यहाँ पर बोला है दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2020, मतलब लोन ऐसे का वैसे ही था, कुछ भी पेमेंट मतलब रीपेमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये लोन बन गया। अच्छा, और क्या लिखना चाहिए, कैश, यहाँ पर कैश इन हैंड, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग कैश इन हैंड यहाँ पर 1600। और तो कुछ नहीं, टोटल 1600 प्लस 750 प्लस 60 प्लस 10,000 प्लस 2700, तो ये हो गया 15,110, ठीक है। 15,110, ये सही हुआ है कि नहीं हम माइनस करके चेक कर लेते हैं। -2000 -250 -270 -420, हाँ जीरो था, तो इसका मतलब सही 15,110, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है, बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 का, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, ये कॉलेज का एक जो है बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंसेस दे रखा है, बैलेंस शीट सॉरी बैलेंसेस दे रखा है, मतलब कुछ ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में शायद दे रखा है, देख लेते हैं नीचे। ट्रायल बैलेंस जैसा फॉर्मेट अगर है तो टैली होना चाहिए, हाँ ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इससे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बना के देना है। और ये इतने सारे इंफॉर्मेशन है लेकिन एडजस्टमेंट काफी कम है, बस इतना ही एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट में क्या क्या है ये एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेटेरियल एंड स्पोर्ट्स, मेटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम, ठीक है। तो जो है कॉलेज स्टोर से
क्या क्या मेटेरियल और सप्लाई कंज्यूम हुआ है, कौन से सेक्टर में हुआ है, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए मेटेरियल इतने कंजम्पशन हुए, मेटेरियल एंड सप्लाई इतने इतने कंजम्पशन हुए, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करना चाहिए, ये अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो पोस्ट है वो दो जगह पे जाएगा, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा और हमारा कहीं और भी जाना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट हो या, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर, ठीक है। तो जो है ट्यूशन फीस जो है रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल है तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे कि ट्यूशन फीस इनकम है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि ये रिसीवेबल मोड में है तो ये बैलेंस शीट में भी करंट एसेट में जाएगा, दो एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसका भी बता देते हैं, ये जो हमारा मतलब कंज्यूमेबल्स है, तो कंज्यूमेबल्स है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है, कंज्यूमेबल्स है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। और इसके अलावा ये इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ आगे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो बोला है टीचिंग स्टाफ से 50,000 ने 50,000 का कंजम्पशन किया है, 1,50,000 का रिसर्च स्टाफ ने कंजम्पशन किया है, तो ये सब जो है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बोल रहे हैं स्टोर से जो भी सेल होता है, ये देखो ये कॉलेज स्टोर का यहाँ इंफॉर्मेशन दिया था ना कंजम्पशन का, अब बोल रहा है स्टोर से जब भी कुछ सेल होता है तो उस पर 10% प्रॉफिट लगाया जाता है, मतलब बेसिकली ये स्टोर्स जो है ये तो ट्रेडिंग आइटम हो गया, मटेरियल एंड स्टोर्स। तो ट्रेडिंग तो यहाँ हम लोग नहीं बनाते हैं, ट्रेडिंग को वर्किंग नोट में बना के उससे आया हुआ प्रॉफिट को हम लोग कहाँ दिखा देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन जो है प्रोवाइड करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल पे, और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, टू डेप्रिसिएशन बोलकर बैलेंस शीट में एसेट से लेस होकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बस कुछ जो है इंफॉर्मेशन एडिशनल, ज्यादा कुछ नहीं है। मेनली हमें ये जो है ये काफी सारे आइटम है, इसे धीरे धीरे जो है हमें समझ के एक एक जगह पे पोस्ट करते जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर के लिए हमें पूरा एक पेज चाहिए होगा, हम लोग अगर चाहो तो और भी ज्यादा जगह रख दो, अगर हैंड राइटिंग मतलब हम लोग का बड़ा है तो ये काफी जगह चाहिए बस। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इन द बुक्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, इन द बुक्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर account for the year ended 31st of क्या है मार्च है कि दिसंबर है, 31st मार्च 2020। यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर इनकम, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है तो साथ ही साथ बैलेंस शीट भी करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2000, liabilities, assets। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले बोला है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, ठीक है, तो इससे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था, एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत ही छोटा सा है, याद रखो, ठीक है। तो ये एक कॉलेज का सेमिनार और कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट उसके इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में थोड़ी ना जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सेमिनार। हम जो है थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि मेरा इस पेज में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट,
सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट 4,80,000, 4,80,000। इसके बाद बोला है कंसल्टेंसी रिसिप्ट, तो ये भी इनका इनकम में चला जाएगा बाय कंसल्टेंसी रिसिप्ट। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बाय कंसल्टेंसी रिसिप्ट 1,28,000। इसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर कोई डिपॉजिट होता है तो वो हम लोग का लाइबिलिटी होता है। जैसे तुम लोग भी कॉलेज वगैरह स्कूल में भी एडमिशन लेते हो तो देखोगे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लग जाता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग का क्या लाइबिलिटी है, मतलब सिक्योरिटी के लिए लिया गया है, बाद में रिटर्न कर देंगे जब स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज छोड़ेगा तो आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग का आ रहा है 1,50,000। यहाँ मेन टास्क इस क्वेश्चन का ये है कि आइडेंटिफाई करना कौन सा आइटम कहा जाएगा। फिर आ रहा है कैपिटल फंड, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल फंड। इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसमें सरप्लस वगैरह या फिर डेफिसिट जो भी आएगा वो एडजस्ट करना होगा। कैपिटल फंड हो गया। अच्छा, रिसर्च फंड, सारे फंड तो हमारे क्या हो जाएंगे, रिसर्च के लिए फंड दिया गया है तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंड हो गया ना, रिसर्च के लिए फंड है। रिसर्च फंड 8 लाख, रिसर्च फंड 8 लाख। बिल्डिंग फंड, ये भी लाइबिलिटी, बिल्डिंग के लिए दिया गया है 25 लाख। बिल्डिंग फंड 25 लाख। और ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एडजस्टमेंट मैंने पढ़ के सुना दिया। ठीक है, आसान। प्रोविडेंट फंड 5,10,000, ये भी लाइबिलिटी। प्रोविडेंट फंड 5,10,000। प्रोविडेंट फंड, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। ट्यूशन फी रिसीट, ये तो इनकम हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्यूशन फी रिसीट। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, ग्रांट बोला है, अब स्पेसिफिक नहीं है तो देखो हम लोग चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं। देखो ग्रांट हमें सिर्फ बोला है, जैसे हम लोग को अगर कोई डोनेशन मिलता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है तो उसका नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो कहाँ खर्चा करना है उसके हिसाब से। बट क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है कि ग्रांट कहाँ यूज करना है, तो फिर हम लोग इसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्रांट है, ग्रांट मिला है तो गवर्नमेंट ग्रांट। ये अगर स्पेसिफिक होता तब हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते। अगर मान लो गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग तो फिर हमें कहाँ दिखाना पड़ता, तो ऑब्वियसली हमें उसे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता। ये लिख दिया मैंने 5 लाख हो गया। अच्छा, इसके बाद डोनेशन, फिर से डोनेशन के बारे में तो कुछ बोला नहीं, स्पेसिफिक डोनेशन तो है नहीं और कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं जिससे आइडेंटिफाई कर ले कि रेवेन्यू खर्चा है, इससे करना है कि कैपिटल खर्चा करना है, तो फिर इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, नॉर्मली हम लोग इसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम है बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000। इसके बाद हॉस्टल रूम रेंट। ठीक है, तो हॉस्टल रूम रेंट जो है वो भी कॉलेज का इनकम है, कॉलेज में हॉस्टल है वो रेंट पे देते हैं स्टूडेंट लोगों को, तो हॉस्टल रूम रेंट ये भी इनका इनकम है। और ये था 1,75,000, चेक कर दो 1,75,000। मेस रिसिप्ट, ठीक है, मेस का फैसिलिटी प्रोवाइड है, मेस रिसिप्ट 2 लाख, तो ये भी इनकम है। और वैसे भी क्रेडिट साइड में है तो इनकम ही होगा ना, बना हुआ तो ट्रायल बैलेंस है। कॉलेज स्टोर सेल मिल गया, देखो एडजस्टमेंट कॉलेज स्टोर सेल, यहाँ पर हमें बोला था कि कॉलेज स्टोर का जो भी सेल होगा उसका प्रॉफिट 10% होगा और ये हमें
क्या करना है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, अलग से। इस पे ट्रेडिंग का पूरा नहीं दिखाएंगे। जैसे देखो कॉलेज स्टोर सेल जो जितना सेल हुआ है ना उसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन बेसिकली स्टोर सेल आइटम हम लोग का क्या होता है, ट्रेडिंग में होता है। अब हम लोग क्या इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रेडिंग दिखाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे स्टोर्स, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग, बेसिकली ये ट्रेडिंग बनेगी। कॉलेज स्टोर सेल्स यहाँ पर हमें दे रखा है, तो सेल्स का डेटा मिल गया 7,50,000, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद का इंफॉर्मेशन क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो बैलेंस शीट पे जाएगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाएगा, लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। अच्छा, कॉलेज स्टोर सेल अभी वर्किंग नोट में लिखा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेन अकाउंट में आएगा, दिखाते हैं कैसे आएगा। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग, मतलब जो स्टोर्स जो कंज्यूमेबल स्टोर्स वगैरह ये लोग बेचते हैं, तो उसका ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक में मिल गया, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, ठीक है। ट्रेडिंग को हम लोग क्या करें, अलग से वर्किंग में बना दें, ठीक है, जैसे कैपिटल फंड ढूंढते हैं उसी तरह से। फिर परचेज क्या है, स्टोर सप्लाई, तो टू परचेज, जैसे पीएल के अंदर थोड़ी ना ट्रेडिंग का आइटम दिखा देंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पर हो गया 8 लाख, पीएल में क्या दिखाते हैं, जीपी दिखाते हैं, इसका भी वही दिखाते हैं। अच्छा, ये हो गया परचेज, लिख दिया मैंने। सैलरी, टीचिंग स्टाफ को सैलरी दिया है, एक्सपेंसेस है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस पॉइंट पे जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरीज, टीचिंग, टीचिंग स्टाफ को सैलरी दिया गया है 8,50,000, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि रिसर्च, ये भी सैलरी के अंदर ही है, सैलरी रिसर्च स्टाफ के लिए सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रिसर्च 1,20,000। इसके बाद स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए 80,000 का खर्चा हुआ है, टू स्कॉलरशिप, ये जो लिखने में ही टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस, इसका एक एडजस्टमेंट था, तो यहाँ पर लिखते हैं एक बार, टू स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 38,000, देखो ये हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 38,000, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स वेलफेयर जो है, ये देखो मेटेरियल एंड स्टोर्स कंज्यूम्ड हुआ है, स्टूडेंट्स वेलफेयर का खर्चा जो हुआ है उसमें मेटेरियल और कंजम्पशन का खर्चा है 75,000, तो ये भी खर्चा है, तो ये भी ऐड करेंगे, तो बेसिकली हम लोग का आंसर क्या होगा, 38,000 प्लस 75,000, ये नीचे दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 75,000, मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल करने पे कितना हो जाएगा, 38,000 प्लस 75,000, तो ये 38,000 प्लस 75, तो टोटल स्टूडेंट्स वेलफेयर का खर्चा 1,13,000, ठीक है, 1,13,000 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा इसका एक बार बाद में करेंगे, बाद में। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक बार लिख दिया मैंने, उसका हम दिखाएंगे दोबारा कहाँ होगा, ठीक है, यहाँ से लिखते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़ा डेटा है ना। स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स वेलफेयर, अच्छा अब लिखेंगे रिपेयर्स मेंटेनेंस 1,12,000, डायरेक्टली लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,12,000, ठीक है, 1,12,000। अच्छा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो ये भी यहाँ पर आएगा 50,000, ठीक है, गेम एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो गेम एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ठीक है, ये 50,000 तो आएगा ही, और उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन था कि यहाँ पर दिया गया था, ये कंजम्पशन है गेम्स और स्पोर्ट्स का 25,000, तो कंजम्पशन मतलब एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 75,000। इसका दूसरा इम्पैक्ट भी दिखाएंगे कि ये सारे आइटम और एक बार कहाँ पर आएगा, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस 65,000 टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 65,000। नेक्स्ट यहाँ पर रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। रिसर्च फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट है 8 लाख। फिर बोला है अदर इन्वेस्टमेंट, ऊपर लिख लेंगे अदर इन्वेस्टमेंट। ये देखो उसके नीचे ही बोला हुआ है, ये देखो अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000, 18,50,000। इसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000, ये भी लिख लेते। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने जगह जो है उसके हिसाब से ऊपर लिख दिया, पता नहीं शायद नीचे लिखने से बेटर होता। प्रोविडेंट फंड को नीचे लिखते हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मुझे लगा जगह प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है 5,10,000 हो गया। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में जाएगा 4,50,000। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस टू सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, CON। ये है 4,50,000। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4,50,000। कंसल्टेंसी 28,000 टू कंसल्टेंसी 28,000 एक्सपेंस। इसके बाद लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये सब तो हम लोग का बैलेंस शीट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं लैंड, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिटिंग्स मोटर व्हीकल्स, ठीक है। और इस पे नीचे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि ये लैंड, या लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो छोड़ो, इसका हम क्या बताएं, ये तो एज इट इज रहेगा। ये बिल्डिंग जब से खरीदा गया है तब से अब तक इस पे टोटल 4,80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, इसे बोलते हैं प्रोविजंस, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। अगर ये 5 इयर्स यूज हुआ है तो ये टोटल 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन है। हम एक मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि 5 इयर्स हुआ है, कितना हुआ है वो तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। परचेज मतलब जब से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हुआ, मतलब जब से एसेट हमारे पास था तब से डेप्रिसिएशन जो लगा और अब तक ये टोटल इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। अच्छा, अब इसका प्रेजेंटेशन हमारा कैसे होगा, ये देखो प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन रहता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। जिन एसेटों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जैसे कि बिल्डिंग हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अब इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो नीचे बताया गया था, 5, 10, 10। तो बिल्डिंग पे 5%, प्लांट मशीनरी पे 10% और फर्नीचर फिक्सचर पे 10% और एक मोटर व्हीकल है उस पे 20%, ठीक है, वो भी लिख लेंगे। ये डेप्रिसिएशन बोला है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, वो देखो यहाँ पर बोला है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगेगा। तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, अब क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर गिवन है तो ये सब एसेट जो है अपने कौन से वैल्यू पे दिखते हैं पता है, कॉस्ट वैल्यू पे, मतलब विदाउट रिड्यूस डेप्रिसिएशन वैल्यू रिड्यूस किए बिना जो वैल्यू आता है वो, जैसे मान लो 100 रुपए का एसेट था उस पे अब तक 80 रुपीज का डिप्रिसिएशन लग चुका है, लेकिन अगर हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो मेरे ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन बोल के इतना दिखेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और एसेट इतने का दिखेगा। तो हमें ये समझ लेना है कि एसेट एक्चुअली अभी कितने का है, 20 रुपीज का है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का डिप्रिसिएशन दिखाना है। तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पे खोला है तो बिल्डिंग का एक्चुअली जो वैल्यू है 16 लाख, उस पे जितना होगा वो हो जाएगा हम लोग का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कैसे निकलेगा, 16 लाख पे हम लोग
यहाँ पर 5% लगाएंगे, ठीक है, 16 लाख पे 5%, तभी तो स्ट्रेट लाइन पे निकलेगा, तो ये हो गया 80,000, ठीक है। प्लांट मशीनरी कितना है, 8,50,000, इस पे 10%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 85,000। और फर्नीचर फिटिंग्स पे कितना है, फर्नीचर फिटिंग्स है हम लोग का 6 लाख, और इस पे 10%, ठीक है, इस पे 10%, ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन हर एक चीज का, तो ये हो गया 60,000, ठीक है। अब ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, ये हम लोग अपने बैलेंस शीट में, सॉरी, जो इनकम एक्सपेंडिचर है उसमें लिख लेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऐसे करके लिखेंगे, बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, और मोटर व्हीकल जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया वो भी कर, ठीक है, मोटर व्हीकल। तो बिल्डिंग का कितना आ गया, बिल्डिंग का आ गया मेरा 80,000, ठीक है, बिल्डिंग का 80,000 है। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर का 60, प्लांट मशीनरी का 85, फर्नीचर फिक्सचर का 60, प्लांट का 85, मोटर व्हीकल का देख लेते हैं कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन। तो मोटर व्हीकल है 1,80,000, ये भी बना ले, मोटर व्हीकल 1,80,000, इस पे कितना लगाना था, ये नीचे दे रखा है 20%, तो 36,000, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर 36,000 डिप्रिशिएशन हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये प्रोविजंस का कोई काम नहीं है ना, प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जब हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे ये सारे एसेट को, तब कितने वैल्यू में दिखाएंगे, हम लोग प्रोविजंस लिख के भी दिखा सकते हैं, या फिर नॉर्मल हम लोग जो फॉलो करते हैं कि डिप्रिशिएशन लेस करके जो वैल्यू को वो दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रोविजंस है वो ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, अभी तक लग चुका था 4,80,000, और करेंट ईयर में लग गया है 80,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 5,60,000, ठीक है। बिल्डिंग के वैल्यू में से 16 लाख में से 5,60,000 माइनस करेंगे तो हमें आज का वैल्यू मिल जाएगा, अभी का करंट जो है क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट में 5,10,000, ठीक है, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख देते हैं 5,10,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं 5,95,000, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर पे प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन 3,36,000, यहाँ पर हो जाएगा 3,96,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये वाला मोटर व्हीकल जो 36,000 है, इस पे कोई प्रोविजंस बना हुआ नहीं था, तो ये करंट ईयर ही इसका डिप्रिशिएशन लगा है, ठीक है। अब ये सारे एसेट को बैलेंस शीट में हमें प्रेजेंट करना है, तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, पहले यहाँ पर लिख दिया लैंड, लैंड का तो कोई डिप्रिशिएशन नहीं होगा, जैसा है वैसा लिख देंगे 1 लैंड, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग 16 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग, यहाँ पर कॉस्ट पहले लिखेंगे और टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 16 लाख, ठीक है। और यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर लिख देना पड़ेगा, कितना लेस करेंगे 5,60,000, तब जाके हमें तो जो है नेट वैल्यू मिल जाए 5,60,000, और ये लेस करने से आ जाएगा 40, और यहाँ पर हो गया 10,40,000, ठीक है, ये निकल के आएगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद क्या है, बिल्डिंग के बाद प्लांट मशीनरी 8,50,000, प्लांट मशीनरी ये भी कॉस्ट में है 8,50,000, ठीक है। इस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है लेस कर देते हैं, ये वाले वर्किंग नोट नंबर लगाना पड़ेगा, वर्किंग नोट वहां नहीं लिख रहे, जगह नहीं हुआ, 5,95,000, 5,95,000 लेस कर देते हैं 0,0,0, 2,55,000, ठीक है, ये बन गया हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद फर्नीचर फिटिंग 6 लाख, फर्नीचर फिटिंग्स ये लिख दिया मैंने 6 लाख, और इस पे डिप्रिशिएशन ये भी कॉस्ट में लिखा मैंने, ठीक है। अब इस पे डिप्रिशिएशन लेस करेंगे, तो डिप्रिशिएशन टोटल अभी तक का कितना बन चुका है, फर्नीचर फिटिंग्स पे 3,96,000, 3,96,000 माइनस करेंगे 0,0,0,
इतना आ रहा है गलत आ रहा है। ये आएगा 2,04,000 ऐसा आएगा, ठीक है 000। अच्छा इसके बाद आएगा मोटर व्हीकल, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने अदर इन्वेस्टमेंट लिख लिया, इसको नीचे लिखेंगे तो मोटर व्हीकल यहाँ लिखेंगे। अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000 लिख लेंगे। अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000, यहाँ लिखेंगे मोटर व्हीकल लेस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मोटर व्हीकल पे 36,000, कॉस्ट 1,80,000, 1,80,000 से 36,000, 1,44,000 आ जाएगा, ठीक है। मोटर व्हीकल 1,44,000, ठीक है। अभी हम लोग लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मोटर व्हीकल ये सब कर लिए। कैश एट बैंक ये बैलेंस शीट में आएगा। कैश एट बैंक यहाँ नीचे आ जाएगा। कैश एट बैंक 6 लाख कुछ ऐसा है, 6,42,000। इसके बाद है लाइब्रेरी 3,60,000। तो ये लाइब्रेरी बुक्स का बात हो रहा होगा। ऊपर तो अभी जगह नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हम, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, आगे और कुछ लिख नहीं पाएंगे, वैसे ये ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी 3,60,000, लाइब्रेरी 3,60,000 हो गया। अच्छा और यहाँ पर ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये हमारा अर्निंग है तो ये भी लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ये वाला रिसीवेबल है तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ठीक है। शॉर्टकट यूज किया मैंने थोड़ा सा ये वाला, तुम लोग पूरा लिख दे। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी ऊपर लिखना चाहिए था बट अभी जगह नहीं है, 80,000, ठीक है। अब ये वाला हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में भी लिखेंगे, इनकम साइड में बाय आउटस्टैंडिंग ट्यूशन। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 80,000 हो गया, ये दो जगह पे पोस्ट, ठीक है। अच्छा स्टोर, ये बिल्डिंग वाला भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया। स्टोर सेलिंग प्रॉफिट जो है ये 10% हम सेलिंग प्राइस बोला है, ये एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सेल्स मिल गया, हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक के पहले, क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, हम लोग यहाँ पर कंजम्पशन भी दिखाएंगे, ठीक है। मतलब बाहर भी इन्होंने बेचा है स्टोर्स के आइटम को, और जो जैसे कि रिसर्च टीचर ये सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये सब के लिए यहाँ पर कंजम्पशन भी हुआ है तो उससे भी तो हमारा वैल्यू कम होगा, तो कंजम्पशन का टोटल करेंगे 50,000, 1,50,000 मतलब 2 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख मतलब 3 लाख, ठीक है। टोटल कंजम्पशन हो गया 3 लाख। 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, परचेज किया था 8 लाख, उसमें से इतना सेल हो गया और 3 लाख का कंजम्पशन है। कंजम्पशन कैसे आया? 50,000 प्लस 1,50,000। जो कंजम्पशन का डिटेल्स दिया वो टोटल किया है मैंने, ठीक है, लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, समझने के लिए, ठीक है। 25,000 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे। प्रॉफिट कितना होगा वो बोल दिया है कि 10% क्या होना चाहिए, 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग बाहर वाले को सेल किया 7,50,000, ठीक है, आउटसाइडर्स को, तो इसका 10% यानी 75,000। अब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जो कि हमारे बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है तो ये हो गया 11 और यहाँ पर हो जाएगा 11,75,000 और 11,75,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 10,50,000, ठीक है, 10,50,000 तो 1,25,000 हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ। तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में चला जाएगा तो ये डेटा दो जगह होगा, एक तो जीपी जाएगा हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है, बाई प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल मतलब जो जीपी है वो वाला प्रॉफिट ऑन सेल हम लोग का हो जाएगा 75,000, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल 75,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक है बैलेंस शीट में जाएगा 1,25,000। तो ये तो बैलेंस शीट को इधर क्लोजिंग स्टॉक, अब इसको भी मुझे नीचे ही लिखना पड़ेगा, जगह तो है नहीं।
ठीक है। वैसे क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम हुआ ये लाइब्रेरी ऊपर जाना चाहिए था, आउटस्टैंडिंग वाला थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, और कुछ भी नहीं बचा है, सारी चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पर टोटल करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग का आएगा सरप्लस ही आएगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं टोटल। हम अपने कैलकुलेटर पे करते हैं, जल्दी होगा। 4,80,000 प्लस 1,28,000 प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख, तो यहाँ तक आ रहा है 19 लाख समथिंग आ रहा है, प्लस 50,000 प्लस 1,85,000 1,75,000 2,80,000 प्लस 75 26,73, ठीक है, ये आ रहा है 26,73,000, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ये सब लेस करेंगे, 1,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 1,13,000 माइनस 1,12,000 माइनस 75,000 माइनस 65,000 4,50,000 minus 28,000 minus 80, 60, 85, 80, 60, 85 और 36, तो सरप्लस आ रहा है 5,90,000 टू एक चीज बाकी रहेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया ना। अच्छा, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर गेम और स्पोर्ट्स का ऐड किया था 25,000 और 75,000, इसमें ऐड करना भूल गए, मुझे लगा ऐड कर दिया है, तो ये ऐड नहीं किया, तो अभी क्या करें, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी ऐड करके होगा ना, ये 8,50,000 तो था, और इसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला, ये ऐड नहीं किया 50,000, यहाँ पर 8,50,000 में 50,000 ऐड कर, यहाँ लिख देते ब्रैकेट में। बाकी में किया था इसमें, और इसके बाद वाले में नहीं किया, तो ये हो जाएगा 9,00,000। मतलब बेसिकली यहाँ से हम लोग का और भी 50,000 लेस हो जाएगा, और ये वाला जो है रिसर्च 1,20,000, इसमें ऐड हो जाएगा 1,50,000, 1,20,000 प्लस 1,00,000, ये हो गया 2,07,000। तो ये हम लोग का बन जाएगा सरप्लस 2,70,000 हो रहा है, तो सरप्लस हम लोग का आना चाहिए, आंसर तो बोल रहे हैं 3,90,000, देखना पड़ेगा, मेरा शायद गलत हो गया, 9,00,000 यहाँ पर प्लस 2,70,000 प्लस 80,000 प्लस 113, 1,30,000 1,12,000 75, 65 450 28,000 80,000 60,000 85 और 36, 23,54 आ रहा है, माइनस ये 26,73 3,90,000, तो टू सरप्लस 3,19,000 आ रहा है, 3,19,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस 3,19,000 ऐड हो जाएगा 16,06,30, मतलब 19,25,000 प्लस 1,50,000 19,25,000 प्लस 1,50,000 और 8,00,000 प्लस 25,00,000 प्लस 5,10,000 प्लस 225, ये हो जाएगा 611, मतलब 61 ना आ रहा है मेरा, 61,10,000 61,10,000
1000, ठीक है। अब इधर भी इतना आ जाना चाहिए, एक बार चेक कर ही लेते हैं। 225 माइनस 80 माइनस 3,60,000, 6,42,000, 18,50,000, 6,42,000, 18,50,000, 5,10,000, 8,00,000, 14, 144, 204 और 255, और ये हो जाएगा 10,50,000। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का 61,10,000 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से होने, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी इसमें बस दो ही क्वेश्चन, ये वाला हो गया हम लोग का। देखो इलास्ट्रेशन 8 बाकी है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और जो एमसीक्यूज वगैरह है वो बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हमारा एक क्लास और लगेगा, इलास्ट्रेशन 8 क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, और बाकी जो एमसीक्यूज वगैरह है वो एक बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। फिर आज इतना ही।